यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं ईवीएस का एक और पेपर। जैसे कि इससे पहले हमने 5/3/2022 का पेपर कंप्लीट किया था, जिसमें ईवीएस के आपसे 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसका शिफ्ट 1 का पेपर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर शिफ्ट 2 के 30 क्वेश्चन जो कि आपके ईवीएस के हैं, जिसमें आपसे स्पेस साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और बाकी सारे क्वेश्चन आपके ईवीएस से पूछे गए। उसे आज अपन कंप्लीट करेंगे और साथ ही कल वाली क्लास जो कि आपकी सुबह 6 बजे हुई थी, उसमें हमने स्पेस साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस किए थे उन सबका एक रिवीजन भी करेंगे। ओके, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, बहुत सारी नई चीजें आज के सेशन में आप देखने वाले हैं। बाकी आपका ईवीएस का कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। जितने भी स्टूडेंट ईवीएस के कोर्स को बाय करना चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स यदि आप लेना चाहते हैं, तो आप ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको पूरा कोर्स डायरेक्टली ऐप के थ्रू मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट है कोर्स से रिलेटेड, देन आप हमें ऐप पर ही मैसेज कर सकते हैं। ऐप पर आपको चैट बॉक्स मिलेगा, जिससे आप डायरेक्टली ट्यूटर से चैट कर सकते हैं। ओके, 5 मार्च का शिफ्ट 2 हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड इज, सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता यहाँ पर कैसी होती है? नॉन प्रोजेक्टेड, गैर अनुमानित होती है, प्रोजेक्टेड होती है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस्ड होती है, या नन ऑफ द अबोव। मतलब सबसे इफेक्टिव टीचिंग मेथड का मतलब हम ये लोग ये कह सकते हैं कि सबसे अच्छा पढ़ाने का तरीका क्या होगा। ठीक है, नॉन प्रोजेक्टेड और प्रोजेक्टेड में अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो प्रोजेक्टेड ज़्यादा अच्छा है। नॉन प्रोजेक्टेड मतलब बुक के थ्रू मैंने पढ़ा दिया, प्रोजेक्टेड में मैंने उनको लाइव जो है पीपीटी के थ्रू पढ़ाया या मूवी दिखाकर पढ़ाया। इस तरीके से अगर कोई चीजें होती तो उसे प्रोजेक्टेड कहा जाता है। अब इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। अब मैं इसका तीसरे से कंपैरिजन करूं तो अगर बच्चों को खुद लाइव एक्सपीरियंस करवा दिया जाए, बच्चों को यदि आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं, उनको आप बच्चों को पार्क में लेकर गए, वहां पर बच्चों के चिड़िया के घोंसले से रिलेटेड, जंगली जानवरों से रिलेटेड बात करी दिखाकर, तो वो अच्छे से समझ में आएगा। दैट मीन्स इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है? ये वाला है। फिर उससे कम कौन सा हो जाएगा? ये वाला। और सबसे कम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो 90% टीचर्स क्लास में यही करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक सिंपल सा था और क्लियर भी था। यही एक तरीके से सीडीपी ही है पूरा। अ, जो भी इसमें पेडागोजिकल क्वेश्चंस होते हैं वो सारे अपने सीडीपी से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था, द डिजीज विच कैन बी कोज्ड बाय स्टैग्नेंट वाटर, ठहरे हुए पानी से कौन सा रोग होता है? अगर पानी ठहरा हुआ है, गड्ढा भरा हुआ है, कूलर में पानी भरा हुआ है, बहुत समय तक भरा हुआ है, तो उससे पोलियो, चिकन पॉक्स, न्यूमोनिया या फिर मलेरिया हो सकता है। डेफिनेटली ठहरे हुए पानी में लार्वा ज्यादा जल्दी जनरेट होता है, तो मच्छरों के पनपने का खतरा वहां पर ज्यादा रहता है। तो डी, मलेरिया ज्यादा सही होगा। ठीक है, तो स्थिर पानी से कई बीमारियां हो सकती है, जैसे मच्छर से होने वाली बीमारियां, जिसमें मलेरिया हो सकता है क्योंकि प्रजनन स्थल बन जाता है वो उनका वहां पर। डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया यहाँ पर हो सकता है। मच्छर जो होते हैं स्थिर पानी में अपने अंडे दे देते हैं, जिससे उनकी आबादी बढ़ती जाती है और बीमारियां फैलती जाती है। तो बहते हुए पानी की बजाय रुका हुआ पानी ज्यादा खतरनाक रहता है। अब जल से होने वाली बीमारियां, स्थिर पानी बहते पानी की तुलना में बैक्टीरिया और परजीवी के लिए बेहतर इंक्यूबेटर का काम करता है। आसानी से कोई भी जीव वहां पर स्थिर पानी में सरवाइव कर लेता है। अब अगर दूषित पानी पिया है, गंदा पानी पिया है, तो डायरिया, पेचिश, टाइफाइड, बुखार, ई कोलाई संक्रमण और साल्मोनेला टाइफी जैसी जल जनित बीमारियां यहाँ पर हो सकती है। मतलब वही टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती है। ये बीमारियां जठर तंत्र, प्रजनन और तंत्रिका तंत्र में दर्द सहित प्रतिकूल प्रभाव, स्वास्थ्य परिस्थितियां पैदा कर देती है। लगातार संपर्क में रहने से स्वास्थ्य पर भी दीर्घकालीन असर यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, चलो तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओजोन परत जो यूवी अल्ट्रा वायलेट प्रकाश के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है, वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है? अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि यूवी रेस कहाँ पर पाई जाती है, तो यूवी रेस स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है, अबाउट 23 किलोमीटर जिसे अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया है, उन विषम पोषणों जो जो हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है जो डेट्रिट्स के सेवन से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं? जो डेट्रिट्स है उनसे पोषक तत्व प्राप्त करके अपने खुद का अपना बोल सकते हैं जीवन सरवाइव कर रहे हैं। ये डेंड्रोइट्स हो सकते हैं, ये डेट्रीवोरस हो सकते हैं, ये फ्लोरीवोर हो सकते हैं, ये पैलिनोवोर यहाँ पर हो सकते हैं। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कैटेगरी होती है अपनी ऑटोट्रॉपिक और दूसरी कैटेगरी होती है अपनी हेट्रोट्रॉपिक, राइट?
तो अभी हम लोग किसकी बात करें? ऑटोट्रॉपिक तो कौन होते हैं? स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन क्या कर लेते हैं? स्वयं बना लेते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक विषमपोषी, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंसी रखते हैं। ठीक है। अब विषमपोषी में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, जो सड़े गले जंतुओं से, सड़े गले हिस्सों से भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसमें वही चीज है कि डेट्रिट्स के सेवन से जो पोषक तत्व प्राप्त करेंगे उन्हें क्या बोला जाएगा? डेट्रीवोरस यहाँ पर कहा जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, इसे और भी नाम से जाना जा सकता है, डेट्राइटोवोर, जिसे अपन डेट्रिटोफेज, डेट्रिट्स फीडर्स या फिर डेट्रिट्स ईटर के रूप में भी यहाँ पर जानते हैं। ये एक प्रकार की हेटेरोट्रॉपिक कैटेगरी है, विषम पोषी की कैटेगरी है, जो यहाँ पर डेट्रिट्स, सड़ने वाले पौधे और पशु भागों के साथ साथ मल का सेवन करके पोषक तत्वों को यहाँ पर प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कौन सी मानव गतिविधि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकती, मतलब ऑक्सीजन का लेवल कौन कम कर सकता है? डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई, एनिमल हंटिंग, पशु का शिकार करना, माइनिंग, खुदाई करना, या फिर पानी का वेस्टेज। देखो ऑक्सीजन का लेवल कब कम होगा? जब वातावरण में पेड़ पौधों की कमी हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधों से ही ऑक्सीजन मिलती, तो डिफोरेस्टेशन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, वन, घास के मैदान और मरुस्थल किस चीज का उदाहरण है? फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया और डेजर्ट हो गया। अब हमने जो बचपन से सीखा है वो सीखा है सजीव और निर्जीव। जो जिंदा है वो सजीव, और जो सांस नहीं ले सकते, जिनमें जान नहीं, वो निर्जीव हो गए। अब आप इसमें फॉरेस्ट देख रहे होंगे, ग्रासलैंड देख रहे होंगे, डेजर्ट देख रहे होंगे। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या हो सकता है। तो और कैटेगरीज और ऑप्शंस के साथ देखिए, क्या ये बायोम है, ये मैन मेड इकोसिस्टम है, ये बायो जियोग्राफिकली रीजंस हो सकते हैं, या फिर ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो मनुष्य ने बनाया है। तो क्या आंसर आपका होना चाहिए? ये तीनों जो कैटेगरी है ये बायोम की कैटेगरी है, तो ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है। तो बेसिकली बायोम होता क्या है? वन, घास के मैदान और रेगिस्तान प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, नेचुरल है ये। स्थलीय बायोम और स्थलीय आवास के उदाहरण है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक वातावरण जो मनुष्यों के द्वारा ना तो बनाए गए हैं, ना ही उनको कुछ परिवर्तन किया गया है। ठीक है, ये होते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। फिर अगर मैं बात करूं स्थलीय बायोम की, तो स्थलीय बायोम में वनस्पतियों और जीवों के बड़े प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समुदाय जो भूमि पर एक प्रमुख आवास पर कब्जा करते हैं। जैसे कि इनका पूरा घास का मैदान हो गया, तो इस घास पर वो ही जीव रहेंगे। फिर हो गए स्थलीय आवास, ऐसे स्थान जहाँ जो भूमि पर रहते हैं, जहाँ जीव भूमि पर रहेंगे। स्थलीय आवास के अन्य उदाहरण में तटीय क्षेत्र हो सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्र हो सकते हैं, कुछ ऐसे इलाके, कुछ ऐसे स्पेसिफिक इलाके जो किसी एक प्रजाति के लिए आवंटित है, उसे अपन उसका बायोम कंसीडर करेंगे। जैसे लाइक अपन बोलते हैं ना कि मछली कहाँ रहती है, तो मछली पानी में, वो उसका हैबिटेट हो गया। तो उस तरीके से ही। ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट किसके एग्जाम्पल हो गए? बायोम के एग्जाम्पल हो गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पारिस्थितिकी तंत्र में संख्याओं का सीधा पिरामिड अनुपस्थित होता है? द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन विच इकोसिस्टम? मतलब इसमें सीधा नहीं है, दैट मीन्स कि क्या होगा? रिवर्स होगा, उल्टा होगा। अब ये जंगल हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है, लेक हो सकता है, या फिर ये पौंड हो सकता है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि सीधा पिरामिड किसका नहीं होता है, तो जंगल का सीधा पिरामिड यहाँ पर नहीं होता है, जंगल का रिवर्स पिरामिड यहाँ पर रहेगा। अपन बहुत सारे पिरामिड के बारे में अलग अलग कैटेगरी के लिए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको ये पहला दिख रहा है अपराइट पिरामिड, या आप इसको सीधा पिरामिड बोल सकते हो। अपराइट या फिर सीधा, दोनों एक ही ना मतलब है। ठीक है, अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स। ठीक है, इसने यही पूछा था, द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स। अगर मैं नंबर्स की बात करूं, जैसे कि ये नंबर ज्यादा है, ये मान लो 1000 है, तो 1000 पर जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे वो 500 होंगे, और टर्शरी जो होंगे वो 100 ही होंगे। तो ये नंबर वाली चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही पूछा गया था, अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स इज एब्सेंट, मतलब किसमें अपराइट नहीं जाते हैं, है ना? मतलब डाउनवर्ड जाएंगे अपन, उल्टा पिरामिड जिसे अपन कहेंगे, इन्वर्टेड पिरामिड जिसे अपन कहेंगे। तो देखो अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर किसका होता है? ग्रासलैंड का होता है। अब ये नंबर्स कैसे बनते हैं? जैसे घास में रहने वाले जंतुओं की संख्या ज्यादा है, फिर इनको खाने वाले जो कार्निवोरस है उनकी संख्या कम है, फिर जो टर्शरी कंज्यूमर्स है उनकी संख्या और कम है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, नंबर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। पहले नंबर ज्यादा था, फिर नंबर कम हुआ, तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसको अपराइट ट्रायंगल बोला जाता है नंबर का, किसके लिए? ग्रासलैंड के लिए।
फिर एक और नंबर के लिए आप देख सकते हैं जो परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, उनके लिए आप देख सकते हैं जैसे प्रोड्यूसर तो एक है, प्लांट प्रोड्यूसर हो गया, ट्री प्रोड्यूसर्स हो गए। अब उस पर रहने वाले जो पक्षी हैं, है ना, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और उसके लिए उसके साथ सरवाइव करने वाले जो जीव जंतु हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर से जो इनको खाएंगे, है ना, तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, इससे भी ज्यादा हो जाएगी। तो अपन जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं, नंबर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये कौन सा पिरामिड हो गया, ये इन्वर्टेड पिरामिड हो गया। तो मैं अगर नंबर की बात करूं तो ग्रासलैंड का पिरामिड कैसा होता है, सीधा यहाँ पर होता है। और अगर मैं यहाँ पर पैरासाइट्स की बात करूं तो इसका पिरामिड कैसा रहेगा, उल्टा पिरामिड या इन्वर्टेड पिरामिड रहेगा। ओके, तो आई थिंक आज की क्लास में आपके दो पिरामिड अभी क्लियर हो गए। और पिरामिड के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तीन पिरामिड और डिस्कस करेंगे। वन पारिस्थितिकी तंत्र में संख्याओं का सीधा पिरामिड यहाँ पर बनेगा। एक जंगल में पिरामिड धुरी के आकार का होता है क्योंकि उपभोक्ताओं की तुलना में पौधों की संख्या यहाँ पर काफी कम रहती है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से बनते हैं। अगर आप नंबर्स के टर्म्स में लेंगे तो अलग यहाँ पर बन जाएगा। जैसे कि अपन वो एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बड़ा पेड़ कई छोटे कीड़ों और छोटे पक्षियों का पोषण करता है। तो पेड़ तो एक ही हो गया, उस पर रहने वाले जो जीव हैं उनकी संख्या क्या होती जाएगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वो बढ़ती जाएगी, जिन्हें बाद में बड़ी मांसाहारी पक्षियों की एक छोटी संख्या के द्वारा यहाँ पर खा लिया जाएगा। तो ये नंबर्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही आपके सामने तीन तरीके से पिरामिड बनाए जा सकते हैं। नंबर के बेसिस पर बनाए जा सकते हैं, बायोमास के आधार पर बनाए जा सकते हैं, और एनर्जी लेवल के आधार पर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं नंबर की बात करूं तो नंबर में दो प्रकार के पिरामिड हो जाएंगे, सीधा पिरामिड और उल्टा पिरामिड। राइट, अब सीधा पिरामिड किसका बन जाएगा, अभी आपने देखा कि ग्रासलैंड जो है या घास का जो मैदान है उसका पिरामिड हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, और कैसे होता है ये आप देख सकते हैं। कुछ बहुत सारे प्लांट्स हो गए, घास वगैरह हो गई, घास को खाने वाले घास होपर्स हो गए, हिरण वगैरह हो गए। फिर इनको इनके ऊपर क्या हो गए, सेवरल कुछ फ्रॉग्स आ गए। फिर इनको खाने के लिए स्नैक बैठे हुए हैं। फिर वल्चर्स वगैरह आ गए जो स्नैक वगैरह को खा लेंगे। तो ये अपराइट पिरामिड हो गया नंबर्स के बेसिस पर बात करें तो। जैसे जैसे ऊपर जाओगे नंबर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। दिख रहा है ना कि ये छोटा हो गया है। फिर अगर मैं बात करूं इन्वर्टेड पिरामिड, तो ओनली ट्री इकोसिस्टम में उल्टा पिरामिड आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि एक पेड़ जो है कई सारे जीवों को क्या करता है, पोषण यहाँ पर देता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे नंबर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये अगर मैं नंबर की बात करूं तो वन वगैरह का भी सेमी सिस्टम हो जाएगा, उल्टा यहाँ पर चलने लग जाएगा। ठीक है, और मैं बायोमास की बात करूँ तो दो प्रकार के हो जाएंगे, वही सीधा और उल्टा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम की, ठीक है, तो इसमें सीधा पिरामिड बनेगा। जैसे एक ट्री है उस पर बर्ड्स है, फिर वो पैरासाइट्स वाले हो गए कि पैरासाइट्स यहाँ पर उनको खाने वाले जो है वो धीरे धीरे कम यहाँ पर होते जाएंगे। और उल्टे पिरामिड की बात करूँ तो समुद्री तंत्र का जो पिरामिड है वो उल्टा बनेगा, क्योंकि फोटोप्लैंक्टन्स वगैरह जो होते हैं अपने, वो कम होंगे। जैसे जैसे उसको खाने वाली फिश जो है उनका लेवल बड़ा होगा, फिर जो लार्ज फिश होगी उसमें एनर्जी का लेवल बड़ा हो जाएगा, मतलब बायोमास का जो लेवल है वो बड़ा हो जाएगा। फिर अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर पोंड का इकोसिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे पोंड से झील का जो इकोसिस्टम है उससे झील वाले जानवर भी कनेक्टेड है, और झील के पास रहने वाले जो जानवर है वो भी कनेक्टेड है। जैसे न्यूमरस और ग्रासेस एंड प्लांट्स जो वो झील के पास है वो बहुत ज्यादा है, उसको खाने वाले रैबिट्स में एनर्जी जैसे जैसे आगे जाती जाएगी इसका 10% मतलब कम होता जाएगा। फिर इसको खाने के लिए कौन बैठा हुआ है, टाइगर बैठा हुआ है, तो इसमें जब एनर्जी पहुंचेगी तो वो और 10% होकर पहुंचेगी। राइट, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी का लेवल रिड्यूस होता जाएगा, तो एनर्जी का लेवल हमेशा सीधा बनता है। बायोमास सीधा उल्टा दोनों होता है, नंबर के हिसाब से भी सीधा और उल्टा दोनों होता है। ठीक है, तो ये वही चीज है, फिर डायग्राम यहाँ पर डिस्कस करी गई आप देख सकते हैं। ओके, डन। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखना, किस पारिस्थितिकी तंत्र में संख्याओं का अच्छा ये वाला अपन कर चुके हैं, सीधा पिरामिड अनुपस्थित रहेगा, नंबर की बात यहाँ पर हो रही है ना, तो फॉरेस्ट अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारिस्थितिकी अनुक्रम में अंतिम स्थिर समुदाय यहाँ पर कौन सा होगा, द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज। ये क्लाइमेक्स हो सकता है, ये कार्निवोरस हो सकता है, ये पायोनियर हो सकता है, ये हर्बीवोरस हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अब इसको समझते हैं कि क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है। क्लाइमेक्स मतलब वो लास्ट सिचुएशन, ठीक है, एक लास्ट परिस्थिति या अंतिम लेवल जिसे अपन कह सकते हैं। इसको एक डायग्राम के थ्रू अपन समझेंगे, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी उत्तराधिकार में अंतिम स्थिर समुदाय को चरमोत्कर्ष कहा जाता है, मतलब ये कौन सा होता है, लास्ट लेवल होता है। इसमें मेनली तो तीन लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल
मिडिल लेवल एंड लास्ट लेवल। ठीक है, चरमोत्कर्ष समुदाय सैकड़ों या हजारों वर्षों तक स्थिर रहते हैं, मतलब ये जो क्लाइमैक्स है ये कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक रहेगा। जैसे एक जंगल है तो जंगल में कई सारे घने पेड़ हैं जो पता नहीं कितने साल पुराने, तो उसको क्लाइमैक्स कहा जाता है। वे प्रमुख प्रजातियों की एक छोटी संख्या और जैविक अंतःक्रियाओं के एक जटिल जाल द्वारा बनाए गए। अब क्या कहने की कोशिश की जा रही है, अगर आपने इस चीज को पहले ईवीएस में नहीं पढ़ा है तो अपन इसे कुछ इस तरीके से समझते हैं। मान लो पहले क्या थी, चट्टाने थी। ठीक है, ये पायोनियर स्पीशीज इसे कहा जाएगा, पायोनियर लेवल मतलब शुरुआती लेवल। ठीक है, ये क्या हो गया अपना पायोनियर लेवल, लेवल 1, ये लेवल 2, और ये अपन इसको लास्ट लेवल कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, क्लाइमेक्स कहेंगे। तो बहुत सारी चट्टानें थी, चट्टानों पर लाइकेन बना, लाइकेन से धीरे धीरे घास वगैरह जो है, या अपन बोलते हैं खरपतवार वगैरह, इस तरीके से छोटी मोटी घास उत्पन्न हुई। घास वगैरह से यहाँ पर क्या हुआ, छोटे छोटे प्लांट्स बन गए, पौधे बन गए, पौधे से यहाँ पर शाख बन गई, शाख से झाड़ियां बन गई। ठीक है, तो ये जो शुरुआती लेवल था कि जहाँ पर कुछ धीरे धीरे घास उगना स्टार्ट हुई, मतलब एक जंगल था, सूखा जंगल था, सूखी बंजर जमीन थी, पहाड़ चट्टाने पत्थर वगैरह थे, तो धीरे धीरे घास उगना स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर एक जंगल बनने की शुरुआत हुई है ना, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, पायोनियर लेयर। कई सारे साल यहाँ पर बीते, वो पेड़ क्या हो गए, कुछ झाड़ियां यहाँ पर बन गई। ठीक है, तो इस लेवल को क्या बोला जाएगा, इंटरमीडिएट लेवल बोला जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद लास्ट लेवल आ जाएगा जिसे अपन क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलेंगे। अब क्लाइमेक्स में क्या होगा, ये वृक्ष बहुत घने हो गए, 50, 100, 1000 साल पुराने हो गए, तो अब ये क्या हो गए, अपने चरमोत्कर्ष लेवल पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो अब एक बार और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताती हूँ। ये बिल्कुल बेसिक था। सबसे पहला लेवल अपना फर्स्ट लेवल पायोनियर, दूसरा इंटरमीडिएट लेवल, और तीसरा जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था, क्लाइमेक्स लेवल। ठीक है, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। पारिस्थितिक उत्तराधिकार में अंतिम स्थिर समुदाय जो लास्ट है, जो बड़ी बड़ी चीजें जो हजारों वर्षों में बनी है, उसको क्लाइमेक्स बोला जाएगा। इसके बाद इसमें पायोनियर आ जाते हैं, वे प्रजातियां जो जो किसी खाली क्षेत्र पर आक्रमण करती है उसको अग्रणी प्रजाति या पायोनियर कहा जाता है। जैसे यहाँ पर चट्टाने थी, धीरे धीरे लाइकेंस आ गए, छोटी छोटी घास वगैरह आ गई, खरपतवार आ गए, तो इन्होंने क्या कर लिया, खाली जगह पर अपना कब्जा कर लिया। जैसे खाली जमीन पर लोग कब्जा कर लेते हैं, वैसे ये पायोनियर क्या करेंगे, इस लेवल को क्या कहा जाता है, जहाँ पर छोटी छोटी प्रजातियां पौधे की कब्जा कर लेती है। ठीक है, फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, सैरे जिसे कहा जाता है, ये वाली चीज देखना, ये इंपॉर्टेंट है। सैरे और सैरल कम्युनिटी, इसे सैरे या सैरल समुदाय कहा जाता है, एक मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट स्टेट होती है जो पारिस्थितिक उत्तराधिकार में अपने चरमोत्कर्ष समुदाय की ओर बढ़ती है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये पायोनियर और क्लाइमेक्स के बीच का जो लेवल होता है उसे क्या कहा जाएगा, उसे सैरे यहाँ पर कहा जाएगा, जो किसकी तरफ, पायोनियर से होती हुई अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने की इच्छा रखती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना इंटरमीडिएट लेवल या सैरे अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। कार्निवोरस जो आपके ऑप्शंस में था, कि कार्निवोरस यहाँ पर कौन हो जाएंगे, ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, मतलब जानवरों का एक समूह जो अन्य जानवरों का मांस खाता है उसे कार्निवोरस यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, आपको पता ही था पहले से। चलो, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अंतिम समुदाय पर कौन है, क्लाइमेक्स अपना हो जाएगा, पायोनियर शुरुआती स्टेज हो जाएगी, और सेरे या इंटरमीडिएट मिडिल स्टेज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 3 का ये क्वेश्चन है, पढ़िए और इसको आंसर करिएगा, इसका आंसर क्या होगा। देखो क्या पूछा गया है इसके अंदर, कि श्रीनगर में पुराने घर पत्थर ईंट और लकड़ी के बने होते थे, दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर जो वृत्तखंड यहाँ पर बनाए जाते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो ब्यूटीफुल आर्क यहाँ पर क्रिएट किए जाते थे दरवाजे और खिड़कियों में, इनको मेहराब कहा जाता है, हैसंडा कहा जाता है, खलिहान कहा जाता है, या फिर सागवान कहा जाता है। तो जो सुंदर वृत्तखंड बनाए जाते हैं उनको मेहराब के नाम से जाना जाता है। मेहराब इज एन आर्क मेड ऑन डोर एंड विंडो, जैसे दरवाजे का एंट्रेंस है, खिड़की जहां से दिख रही है वहां पर ना कुछ इस तरीके से आर्क की डिजाइन दी जाती है ना, तो उसे क्या कहा जाता है, मेहराब कहा जाता है। इट इज फाउंड ऑन विंडो ऑफ द ओल्ड हाउसेस इन श्रीनगर। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, जो श्रीनगर में पुराने घर हैं उस पर आपको इस तरीके से ये डिजाइन देखने को मिलेगी। ये देख पा रहे हैं आप, ये इस तरीके से जो डिजाइन है इसे मेहराब के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग इस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आज ही अपन पूरे डिस्कस कर लेंगे। तो मैं एक बार एनसीईआरटी क्लास 3 को कुछ टॉपिक है जो आपके सामने अभी रख रही हूँ।
टूरिस्ट हु कम टू श्रीनगर लव टू स्टे इन हाउस बोट। टूरिस्ट जब भी श्रीनगर में आते हैं तो उन्हें हाउस बोट में बैठना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। हाउस बोट कैन बी एज लॉन्ग एज 80 फीट एंड अराउंड 8 to 9 फीट वाइड। 80 फीट तक की ये हो सकती है, 80 फीट लंबी ये हो सकती है। और अगर मैं बात करूँ कितनी चौड़ी ये होती है तो 8 से 9 फीट ये चौड़ी हो सकती है। ये सारी चीज़ें याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए। बहुत सारे क्वेश्चन तो अपन आज के ही पेपर में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये किसके बारे में बात हो गई? हाउस बोट के बारे में बात हो गई। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं डोंगा के बारे में। ठीक है, ये कल के ही पेपर में आई थिंक शिफ्ट 1 में डोंगा का क्वेश्चन पूछा गया था। मेनी फैमिलीज इन श्रीनगर लिव्स इन अ डोंगा, मतलब बहुत सारे लोग जो श्रीनगर में हैं कुछ डोंगा में निवास करते हैं, मतलब वो पानी के अंदर इस तरीके से नाव बनाकर उसमें रहते हैं। ठीक है, यूजुअली आपको डल लेक और झेलम जो नदी है उसमें देखने को मिल सकती है। फ्रॉम इनसाइड द डोंगा इज जस्ट लाइक अ हाउस विद डिफरेंट रूम। इसमें कई सारे रूम होते हैं जिसमें लोग अपना, जैसे अपन अपने घर में रहते हैं वैसे लोग नाव में पानी के अंदर डोंगा में रहते हैं। ठीक है, फिर ये नक्काशी देखो, ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन वुड कैन बी सीन ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस बोट्स एंड सम बिग हाउसेज। जो बड़े बड़े घरों में नाव की जो छत होती है उसमें इस तरीके से सुंदर नक्काशी यहाँ पर करी जाती है। इसको किस नाम से पुकारा जाता है? इसको खत्म बंद यहाँ पर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खत्म बंद। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाव की छतों पर या हाउस बोट की छतों पर कुछ सुंदर नक्काशी यहाँ पर करी जाती है तो उसका नाम क्या है? खत्म बंद है। और ये किसकी तरह दिखता है? जिक्सो पजल की तरह ये दिखाई देता है। जैसे जो पजल होती है ना जिक्सो, उसकी तरह ये दिखती है। ठीक है, तो पहला आपका हाउस बोट क्लियर हो गया, दूसरा आपका डोंगा यहाँ पर क्लियर हो गया, तीसरा आपका खत्म बंद क्लियर हो गया। अब फोर्थ वाली चीज देखना, इन विलेजेस ऑफ कश्मीर हाउस आर मेड ऑफ फ्रॉम स्टोन। स्टोन कट, पत्थरों को काटकर यहाँ पर घर बनाए जाते हैं। एंड केप्ट वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर एंड कोटेड विथ मड, मतलब मिट्टी से यहाँ पर एक के ऊपर एक लेयर करके बनाए जाते हैं। वुड इज ऑल्सो यूज, लकड़ी का प्रयोग भी यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, और द हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ। यहाँ पर जो रूफ बनाई जाती है वो स्लोपिंग होती है। स्लोप मतलब इस तरीके से ढलान वाली होती है ताकि बर्फ वगैरह गिरे तो वो आसानी से फिसल कर नीचे गिर जाए, वो छत पर इकट्ठी ना हो। ओके, तो ये चार चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, देखो खत्म बंद अभी आपने देख ही लिया है। ठीक है, और आपने ये जो आर्क वाला जो मेहराब स्ट्रक्चर है ये वाली चीज ये भी आपने देख ली है ना। ये मेहराब होता है, तो दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर इस तरीके की सुंदर डिजाइन बनाई जाती है। किस किस से बनाई जाती है? स्टोन से। जो पुराने घर होते थे स्टोन ब्रिक से और लकड़ी से बने हुए रहते थे, तो उसके ऊपर कुछ इस तरीके से आर्क डिजाइन बनाई जाती थी जिसको क्या कहा जाता था? मेहराब कहा जाता था। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इसमें बच जाती है, सम ओल्ड हाउसेज हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ विंडो विच कम आउट ऑफ द वॉल। मतलब दीवार से बाहर की तरफ निकली हुई विंडो बनाई जाती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे डाब के नाम से जाना जाता है। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। देखो बहुत सारे नए नए नेम आपके लिए हो सकते हैं। डोंगा है, डाब है, मेहराब है, खत्म बंद है ना। और ये जितनी भी चीजें हैं तो आपको ये नाम ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि ऑप्शन में यही सारी चीजें मिलती है तो वो कंफ्यूज करती है उस टाइम पे, एग्जाम टाइम पे। ठीक है, तो ये डाप ध्यान रखना। दरवाजे से मतलब हम बोल सकते हैं दीवार से बाहर निकला हुआ खिड़की का एक पैटर्न, जिसे किस नाम से जाना जाता है? डाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है? आप इस खिड़की में आराम से बाहर की साइड बैठकर बाहर के व्यू का मजा ले सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गया अपने कुछ जो यूनिक चीजें हैं अपने जम्मू कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में, उसके बारे में अपन ने बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन ईगल का घोंसले को क्या कहा जाता है? जो गोल्डन ईगल का नेस्ट होता है, तो वो कैसी जगह पर बनाता है जहां पर कोई आ जा नहीं सकता हो, बिल्कुल सुनसान एरिया में और सबसे हाइट पर जाकर बनाता है, तो उसके घोंसले को क्या नाम दिया जाता है? आइरिस उसको नाम दिया जाता है। ठीक है, आइरिस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो गोल्डन ईगल अपने घोंसले जो है दूर दराज दुर्गम स्थानों पर बनाते हैं और गड़बड़ी के प्रति काफी ज्यादा संवेदनशील ये रहते हैं। इनको नहीं पसंद कि ये लोगों के बीच में या किसी नॉर्मल पेड़ के ऊपर ये जाकर घोंसला बनाए। ठीक है, 2 या 3 घोंसले ये अपने बनाकर रखते हैं, उसी में ये रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी नुकीली चोंच की सहायता से पत्तियों को आपस में जोड़कर पादप रेशे को धागे के रूप में उपयोग करके घोंसला बनाता है? ठीक है, थ्रेड का उपयोग करके, फाइबर को एज अ थ्रेड की तरह प्रयोग करके अपना घोंसला बनाता है। ये टेलर बर्ड है,
ये हाउस मार्टिन्स हो सकती है, ये रीड वार्बलर हो सकती है, या फिर हाउस स्पैरो ये हो सकती है। तो देखो ये कुछ इस तरीके से करती है जैसे कोई अपन कपड़े सी रहे हो ना, कुछ इस तरीके से ये कार्य करती है। तो इसको टेलर बर्ड के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। बट सिर्फ इतना सा काम नहीं चलेगा टेलर बर्ड याद रखने से, क्योंकि एक और पक्षी होता है जो कुछ इसी तरीके से कार्य करता है, राइट। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना है। टेलर बर्ड अलग होता है और एक वीविंग जो बर्ड होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो टेलर बर्ड के बारे में आप देख सकते हैं, दोनों में आपको डिफरेंस समझना है, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे तरीके से और जैसे सिलाई करते हो वैसे ही पत्तों से कनेक्ट करते हुए अपना घोंसला बनाते हैं। तो टेलर बर्ड बिल्ड्स इट्स नेस्ट विथ लीव्स, पत्तियों के साथ ये बनाती है। इट यूजेस इट शार्प बिक लाइक अ नीडल टू स्यू एंड जॉइन द लीव्स टुगेदर, मतलब वही पत्तियों को सीकर, अपनी चोंच का प्रयोग करके पत्तियों को सीकर क्या करती है, ये अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, विद बीट्स ऑफ वुड, कॉटन एंड स्पाइडर वेब का भी ये प्रयोग करती है। ठीक है, इन सब से मिलाकर ये अपने घोंसले को बनाती है। द नेस्ट इज मेड कोजी एंड वार्म विथ वुल, ये अपने नेस्ट में वुल का भी, ऊन का भी प्रयोग कर लेती है, कॉटन का भी प्रयोग कर लेती है और बालों का भी प्रयोग कर लेती है ना। द नेस्ट स्विंग जेंटली इन द एयर, ये हवा में कुछ झूलता हुआ अपना घोंसला बनाती है। फिर एक और बर्ड आ जाता है जिसका नाम है वीवर बर्ड। ठीक है, द वीवर बर्ड बिल्ड्स इट्स नेट्स विथ ट्विग्स एंड ग्रासेस, स्ट्रिप ऑफ पाम और बनाना लीव्स। अब ये क्या करता है, पाम और बनाना लीव से अपनी घोंसले को यहाँ पर प्रिपेयर करता है। ठीक है, इट वीव्स द ग्रास इन एंड आउट वेरी क्विकली, मतलब बहुत फास्टली ये क्या करता है, जल्दी से बुनकर अपने घोंसले को प्रिपेयर कर लेता है। और ये डाल से शाखाओं से हमेशा आपको लटका हुआ ही मिलेगा। जैसे ये ऊपर की साइड बनाएगी तो ये हमेशा क्या करती है, नीचे लटकता हुआ बनाएगी, जैसे किसी ने यहाँ पर इसको टांग दिया हो। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ टनल टाइप का होता है, टनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर से ये अंदर एंटर करती है। ठीक है, इस तरीके से पूरा उसको ये बुन देती है। तो दोनों में काफी डिफरेंस है, तो दोनों को अच्छे से समझकर आप याद करना। ठीक है, मेन तो यही डिफरेंस रहेगा कि ये पूरा हैंग करते हुए उल्टा बनाती है, टनल टाइप ये पूरा बना देती है ना। घुसने के लिए एक छोटा सा होल ये रखती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटेक की स्थापना जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। जल को, पर्यावरण को, कल्चर हेरिटेज अमंग द पीपल, या फिर वनस्पति और जीवों को। देखो सिंपल सा है कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर है, तो डेफिनेटली लोगों के बीच में जो अवेयरनेस फैलेगी वो किसको लेकर होगी, संस्कृति को लेकर होगी, उसकी विरासत को लेकर होगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कि इंटेक की स्थापना लोगों में सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने और उसकी अवेयरनेस के लिए की गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। भारतीय पुरातत्व संस्थान जो है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1861 में अलेक्जेंडर कलिंगम, जो इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे। ओके, चलिए अगला देखिएगा, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हो सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेंगे। सैनिटाइजेशन और हाइजीन, लेजीनेस और निष्क्रियता, अंडर एक्टिवनेस का होना, अनहाइजीनिक और ओवर रिएक्टिव होना, सैनिटाइजेशन एंड एक्टिवनेस का होना। तो स्वच्छता किससे ज्यादा प्रभावित होगी, है ना, मेजर फैक्टर दैट अफेक्ट आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। तो सैनिटाइजेशन और हाइजीन ये सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकती है, मतलब पॉजिटिव वे में अगर आप इसको कंसीडर करें तो। अगर आप स्वच्छता का यूज करते हैं, हर जगह स्वच्छता रखते हैं और काफी आप हाइजीनिक हैं, है ना, तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज हो गई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, खुले में शौच जाने से, अच्छी स्वस्थ जीवन शैली का पालन करने से, खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने से, और अनुचित स्वच्छता का पालन करने से। अब देखो इसमें दो तो नेगेटिव हो गए। हमको बोला गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब दोनों में से एक ही करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू मेंटेन प्रॉपर सैनिटाइजेशन, अगर स्वच्छता रखनी है तो खुले में शौच की जो प्रथा है इसको क्या करना पड़ेगा, हमें समाप्त करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा करेक्ट क्या हो गया अपना, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अब यहाँ से जो है आपका स्पेस साइंस स्टार्ट हो जाता है, अंतरिक्ष विज्ञान स्टार्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एरोस्पेस एजेंसी अपने देश के साथ सही सुमेलित है। फर्स्ट शिफ्ट में जो आया था अपन से पूछा था कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, अब इसने क्या पूछ लिया कि कौन सा सही है, तो अपन ने वो जर्मनी वाला जो था उसको ऑप्शन में डेनमार्क दे रखा था, राइट। तो अपन ने बोल दिया था कि वो गलत है। अब इन चारों में से तो तीन तो गलत हो गए, एक सही आपको पहचानना है।
सुप्राको जो है ये कहाँ की एजेंसी है? इन्होंने लिखा है ये स्पेन की एजेंसी है। स्पेन की एजेंसी सुप्राको नहीं है। ठीक है। उसमें कॉनिडा जो लिखा हुआ है कनाडा की है ना? ये भी गलत है। कॉनिडा जो अपना कनाडा है, इसकी नहीं है। और अगर मैं संसा की बात करूँ तो ये साउथ अफ्रीका की है। ठीक है। और एस एस ए यू बात करूँ तो ये सऊदी अरब की है, तो ये गलत है। ये वाली चीज़ सही है ना? अब आप सोचोगे ये कैसे याद करें, तो भाई जितनी कंट्री है उनके सबके आपको याद करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम लोग ऐसे भी देख ले कि जो जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कैसे कि जिनके पास चारों चीज़ें हैं, खुद का अपना लैंडिंग व्हीकल है, सबसे पहली बार इन्होंने लॉन्च किया, सब कुछ अपना सेपरेट है, जैसे कि अमेरिका हो गया, अपना रूस हो गया, है ना? कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनके पास सब कुछ अपना सेल्फ है, उनको किसी कंट्री की बाहर से ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो कुछ इस कंट्री में कॉमन है, वो तो आपको याद करना ही है। बाकी जिस तरीके से ऑप्शंस दिख रहे हैं, मतलब आपको सारी ही कंट्री और उनकी स्पेस एजेंसीज के बारे में पता होना चाहिए। तो अपन कुछ पढ़ते हैं, सब नहीं, कुछ आज कवर करेंगे, कुछ कल कवर करेंगे। जैसे कि मैं बात करूँ, 1 सेकेंड। हाँ, अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें अफ्रीकन यूनियन की, तो अफ्रीकन यूनियन की जो एजेंसी है वो है आफ्सा, दैट इज AFSA, अफ्रीकन स्पेस एजेंसी। अब देखो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ अपन अभी वही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अफ्रीका आ गया, तो अफ्रीका का देख लो, अफ्रीकन स्पेस एजेंसी। अल्जीरिया की बात करें तो अल्जीरियन स्पेस एजेंसी है। ठीक है। इसमें आप अर्जेंटीना का देख सकते हैं, तो कॉनोए जो है अर्जेंटीना का है। स्थापना भी देख सकते हैं कब हुई थी, है ना? अब किसी किसी में क्या है, दो दो एजेंसीज भी है ना? तो वो भी अपन को याद करनी पड़ेगी। ओके। तो ये अपना अर्जेंटीना का आप सिर्फ ये नाम याद कर सकते हैं कौन है। फिर ऑस्ट्रेलिया का कर लेना, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी, क्योंकि मोस्टली में सबके पीछे स्पेस एजेंसी और उस कंट्री का नाम है, तो कुछ तो आप यहाँ से बच जाओगे। ऑस्ट्रिया की ऑस्ट्रिया स्पेस एजेंसी है। ठीक है। जिसको ALR यहाँ पर कहा जाएगा, क्योंकि ए से ये यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो है ऑस्ट्रेलिया कर चुका है, तो ऑस्ट्रिया को अपना ALR लेना पड़ा, ऑस्ट्रियन स्पेस एजेंसी। ठीक है। अब आगे अपन बात कर लेते हैं बांग्लादेश, क्योंकि अपनी निकटतम कंट्री है, पड़ोसी देश है, तो डेफिनेटली इसका पूछा जाएगा। तो इसका देखना, इसका जो बांग्लादेश का स्पेस एजेंसी है सापरासो है, बांग्लादेश। ठीक है। बांग्लादेश स्पेस, ये SPA का स्पेस हो गया, है ना? रिसर्च एंड रिमोट सेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन, 1980 में ये बन चुका था। ठीक है। तो ये आप बांग्लादेश का जरूर से याद करना, क्योंकि पड़ोसी कंट्री और काफी बुरी कंडीशन अभी है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में अगर उनको क्वेश्चन पूछना हुआ तो वो बांग्लादेश का पूछ लेगा। ब्राजील का आप देख सकते हैं, ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी है। कनाडा का भी इसने पूछा ही था, तो कनाडा का भी अपना CSA है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, और इनकी खुद की एक और है ASC करके। ठीक है। तो कैनेडियन स्पेस एजेंसी। और चिली का आप देख सकते हैं, चिली स्पेस एजेंसी, दैट इज CSA। चाइना का कल के पेपर में क्वेश्चन पूछा था, तो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज CNSA। और कल पूछा था CASA करके, तो अपन ने बोला था वो गलत है, राइट? तो चाइना का चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एजेंसी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आप किसका देखेंगे, इसमें से कल डेनमार्क का पूछा था, तो डेनमार्क का जो है दानिश नेशनल स्पेस सेंटर है, दैट इज DNSC। ठीक है। तो डेनमार्क का दानिश है। और यूरोपियन यूनियन का यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर द स्पेस प्रोग्राम, दैट इज EUSPA। ठीक है। इसमें आप जर्मनी का देख सकते हैं, जर्मनी एरो स्पेस सेंटर जो है जर्मनी के लिए, दैट इज DLR। अब आप इसको G से जर्मनी मत कर देना, इसका जो है DLR है ना? इसीलिए इसने कल पेपर में पूछ भी लिया था कि DLR लिखकर उन्होंने लिखा था कि डेनमार्क एरोस्पेस एजेंसी करके, है ना? तो डी से अपन को डेनमार्क ही समझ में आता है। बाकी DLR किसके लिए? जर्मनी के लिए। सबका अपना इंडिविजुअल है। जैसे कि अगर इसरो इस नाम को या इस फुल फॉर्म को कोई भी कंट्री यूज नहीं कर सकती है, ठीक है, चाहे वो उसके लिए इसरो का बन रहा हो, बट वो यूज नहीं करेगी। ये आ गया इंडिया का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इसरो। 1962 में इनकोस्पार के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969 में इसको इसरो कर दिया गया। ठीक है। और इनकोस्पार का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ ले, इंडियन नेशनल कमिटी, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है। इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। ठीक है। और किसकी देखने की इच्छा है? इटली की देखने की इच्छा है, तो इटली स्पेस एजेंसी हो जाएगी, इटालियन स्पेस एजेंसी, दैट इज ASI। जापान, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, दैट इज JAXA, JAXA। 1 अक्टूबर 2003 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसराइल की इसराइल स्पेस एजेंसी, ईरान की ईरान स्पेस एजेंसी, इंडोनेशिया की इंडोनेशियन स्पेस एजेंसी है, दैट इज INASA। ठीक है। पहले इसको लापान के नाम से जाना जाता था, बट अब इंडोनेशिया सादा सिंपल सा है। ठीक है।
अब इसमें किसका देखोगे, सऊदी अरब का देख लो, क्योंकि अभी आपके ऑप्शंस में था सऊदी स्पेस एजेंसी, दैट इज एसएसए। ठीक है, या फिर आप इसको एसएससी, बाद में इसको एसएससी भी कहा गया, बाकी एसएसए ठीक है। रशिया की देख सकते हैं, रोस्कोसमोस, स्टेट कॉरपोरेशन ऑफ स्पेस एक्टिविटीज। साउथ कोरिया की कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज कारी। और साउथ कोरिया की एक और है कासा, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए और किसका देखोगे, पाकिस्तान का देख लो, सुप्रासो है इसका, पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, है ना। जितना आप सोच रहे हैं कि वीक है उतना वीक ये है नहीं। सुप्रासो इसका फुल फॉर्म है। 16 सितंबर 1961 को इसको स्टैब्लिश कर दिया गया था, 1964 से इसने इसमें काम करना स्टार्ट कर दिया था। न्यूजीलैंड का न्यूजीलैंड स्पेस एजेंसी है, नीदरलैंड का नीदरलैंड इंस्टीट्यूट फोर स्पेस रिसर्च है। ठीक है, अब इसमें यूएस इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज नासा, 1958 में इसको स्टैब्लिश कर लिया गया था। ओके, चलिए अभी इतना काफी है। ईएसए का कौन सी कंट्री की एजेंसी है, फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, तो अपना यूरोप करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखना, एरियल वन निम्नलिखित में से किस देश का पहला सैटेलाइट था। एरियल वन लॉन्च करने वाला कौन सा कंट्री है इन सब में से जिसने एरियल वन नाम की सैटेलाइट को लॉन्च किया था, तो ये यूके ने किया था। इसकी एजेंसी का नाम है उक्सा, दैट इज यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी। 1 अप्रैल 2010 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसके पास खुद का अपना फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर है जिसका नाम है हेलेन, हेलेन शर्मन। इसके खुद के ऑपरेटर सैटेलाइट जो एरियल वन इसने लॉन्च किया, जो अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था। बिल्ड सैटेलाइट, इसके पास खुद का अपना बिल्ड सैटेलाइट है, खुद का बना हुआ सैटेलाइट है। और इसके पास रिकवरेबल पेलोड अवेलेबल नहीं है, जैसा कि इंडिया के पास है, नासा के पास है ना, कुछ कंट्रीज के पास अपने खुद का अवेलेबल है, तो इसके पास, यूके के पास नहीं है। तो अभी अपन ने ये जो डिटेल पढ़ी है ना, इन सब के साथ आपको ये चीजें भी पढ़नी है, चार चीजें और पढ़नी है। फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर है कि नहीं है, हाँ है, तो उसका नाम क्या है। ऑपरेट सैटेलाइट कौन सी है जिसके द्वारा ऑपरेट की गई है। बिल्ड सैटेलाइट कौन सी है, और रिकवरी पेलोड इनके पास है कि नहीं। ठीक है, IRS-1 एक किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। IRS-1 को कब लॉन्च किया गया था, इंडिजीनियस रिमोट सेंसिंग जो अपना सैटेलाइट है, तो 1988 में इसको लॉन्च किया गया था, 17 मार्च, राइट, 17 मार्च 1988 को इसको पहली बार यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पर कर लेते हैं। देखो इसमें अपन को कुछ चीजें ऐसी थी जो कल वाली अपन को रिवाइज करनी थी, तो एक बार अपन पुरानी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी अपन ने कल भी इनकोस्पार का फुल फॉर्म देखा था, है ना, जो अब इसरो है। तो इंडियन नेशनल कमिटी, ये हो गया अपना इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस, एसपी से अपना क्या हो गया, स्पेस। ठीक है, स्पेस SPA, और ये हो गया अपना रिसर्च। एक बार मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर, और हिंदी में क्या कहेंगे इसको, स्पेस रिसर्च। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। ठीक है, फिर अपन से एक पूछा गया था कि टर्ल्स का फुल फॉर्म क्या है, कल ही पढ़ा था अपन ने, TERLS। टर्ल्स का फुल फॉर्म क्या है, तो टी से तो अपना थुम्बा है ना, और ये वो वाला हो जाएगा इक्विटोरियल वाला, मतलब भूमध्य रेखा, थुम्बा इक्विटोरियल। आर से अपना क्या हो जाएगा, रॉकेट हो जाएगा। ठीक है, तुम्बा इक्विटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग, और ये क्या हो गया अपना स्टेशन हो गया। कहाँ पर स्थित है ये, तिरुवनंतपुरम, केरल के तुम्बा में स्थित है। क्यों, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास है। ठीक है, कब स्थापना हुई थी, 1963, 21 नवंबर को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर अपन ने एक चीज पढ़ी थी, NSIL का फुल फॉर्म क्या है, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, स्पेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी रिसर्च वगैरह हो रही है, वो सब इसके थ्रू हो रही, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, फिर अपन ने कल किसके बारे में पढ़ा था, कल अपन ने पढ़ा था आर्यभट्ट कितना पेलोड लेकर गया था, तो 360 kg का। कब गया था पहली बार, क्योंकि भारत का पहला है, तो 19 अप्रैल, डेट आप याद रखना जैसे आप अपना बर्थडे याद रखते हो, 19 अप्रैल 1975 को ये गया था। लगभग 17 साल के समथिंग इसका टाइम पीरियड था। 10 फेब 1992 को डीकमीशन ये हो गया था। फिर अपन ने एक पहला जो सैटेलाइट था दुनिया का, स्पुतनिक के बारे में पढ़ा था, 1957 को सोवियत संघ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। 183.9 पौंड इसका ओवरऑल वेट था।
ठीक है। SLV-3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से SLV-3 को लॉन्च किया गया था। 45 kg तक का पेलोड ये लेकर जा सकता था, है ना, और 400 किलोमीटर की हाइट तक ये पहुंचने की कैपेसिटी रखता है। कब लॉन्च किया गया था? 1980 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। उसके बाद एक था ASLV असिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, इसको कब लॉन्च किया गया था? 1987 में इसको लॉन्च किया गया था। 150 किलो तक का वजन ये अपने साथ लेकर जा सकता है। फिर अपना इससे बड़ा PSLV आया, ये 1 टन तक का वजन लेकर जा सकता है, तो ये 1993 में आया था। फिर अपना GSLV MK2 आया था। कब आया था ये? अपना 2001 के आसपास आया था। ये 2 टन तक का वजन लेकर जा सकता है ऊपर। फिर MK2 के बाद अपना GSLV MK3 यहाँ पर आ गया। MK3 2017 में ही आया, ज़्यादा पुराना नहीं है। लगभग 4.5 टन के लगभग अपने ऊपर बिठाकर ये लेकर जा सकता है। ओके। चलिए, तो ये कल का जितना भी पढ़ा था वो अपन ने सारा रिवाइज कर लिया है। उसके बाद ये अब अपन कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी 3 से 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो कि सैटेलाइट के, और जिसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर जरूर से करिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। और एक काम जरूर से करना कि जो भी चीज़ें आज पढ़ी है रिवाइज करना है तो एक एक बार कमेंट बॉक्स में लिखते हुए जाना। इनकोस्पार का फुल फॉर्म क्या है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है, टर्ल्स का फुल फॉर्म क्या है, NSIL का फुल फॉर्म क्या है, आर्यभट्ट और स्पुतनिक की जानकारी कमेंट बॉक्स में लिख लेना, तो हाथों हाथ अभी रिवाइज भी हो जाएगा। ओके। सो मिलते हैं हम लोग अपने 6 PM साइंस सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।